नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सचिन पाटिल मैं और आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त है सीएम राउंडअप का। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए करीब 4,000 रुपए की लागत वाला HPV टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में लगभग 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के 5 शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के कारण बेटियों का जीवन काफी कष्टदायक हो सकता है। अगर 14 वर्ष की उम्र तक और 15वें वर्ष से पहले टीकाकरण हो जाए तो उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत करीब 4,000 रुपए का HPV टीका मुफ्त लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान है। जबलपुर दौरे के दौरान सीएम ने करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों के जन्म पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए निश्चित ही यह एक गौरवपूर्ण क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती के मुद्दे पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज होते ही विपक्षी विधायक भड़क उठे। नारेबाजी करते हुए वे आसंदी तक पहुंच गए। सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती का मामला सियासी तूफान बनकर छा गया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। महंत ने तंज कसते हुए कहा, छत्तीसगढ़ को अब तक धान का कटोरा कहा जाता रहा है, लेकिन सरकार की नीतियों से यह अफीम का कटोरा बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, पुलिस की दर्ज की गई FIR को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर खुद यह बता रहे हैं जमीन विनायक ताम्रकार की है, लेकिन पहला आरोपी मजदूर को बनाया गया है। बघेल ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। प्रदेश के अन्य फार्म हाउसों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहां खेती हो रही थी और जानबूझ करके सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। आरोपी के द्वारा ये स्वीकार नहीं कराया गया है कि वो कितने साल से अफीम की खेती कर रहा है। अब जो आरोप हम लगा रहे हैं कि इसमें सत्ता पक्ष बचाना चाहते हैं, तो पहला तो ये है कि वहां के सरपंच ने उसको जानकारी दी पुलिस प्रशासन को, उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी,
समोदा इलाके में अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापा मारकर कार्रवाई की, जिसमें करीब 6,224 किलोग्राम अफीम जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में तीखी नोकझोंक जारी रही। विपक्ष ने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने पूरी कार्रवाई को कानूनी और पारदर्शी बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग फिर दोहराई। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के आदिवासी एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में धर्म कोड की मांग के समर्थन में फॉर्म भरकर राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर आदिवासी पर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग, नेता प्रतिपक्ष के बयान से सियासी तूफान। कांग्रेस क्यों दे रही है इसे हवा? कांग्रेस लगातार उठा रही है ये मुद्दा। आदिवासी पर अपने एक और बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा में हैं। इस बार तीर अमरकंटक से उन्होंने चलाई है। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी एकता की बात दोहराई और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग धर्म में शामिल करने की वकालत भी कर दी। आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग 16वीं जनगणना 2025-26 से जुड़ी हुई है, जहां धर्म कॉलम में आदिवासियों को प्रकृति पूजक या आदिवासी धर्म के अलग विकल्प देने की बात हो रही है। वर्तमान में वो हिंदू में गिने जाते हैं। वैसे इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लीजिए। आदिवासी वर्ग आदि काल से सनातन के ध्वजवाहक हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार केवल और केवल आदिवासी वर्ग में झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी वर्ग का राजनीतिक शोषण किया। यहाँ तक कि जमुना देवी जैसी नेता कहती थी कि दिग्विजय सिंह की भट्टी में वो जल रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग से झूठ बोल रही है, केवल और केवल राजनीति करने के लिए समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। आदिवासी के धर्म को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले भी बयान देते आए हैं। वो भगवान हनुमान को आदिवासी भी बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब वोट के लिए हो रहा है या फिर वाकई कांग्रेस को आदिवासी अस्मिता की फिक्र है? प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। आपका आरक्षण खत्म, आपके अधिकार खत्म, आपका पैसा कानून खत्म, वन अधिकार खत्म, पट्टे खत्म, तो फिर पहचान कैसे बचेगी? आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासियों की पहचान कैसे होगी? उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छुपाने के आधार पर यह निर्णय लिया है। मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अब मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में
अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। कोर्ट ने याचिका के तथ्यों को सही पाया और माना कि जानकारी छुपाना चुनाव नियमों का उल्लंघन है। चुनाव शून्य घोषित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। चुनाव के दौरान दूसरे नंबर पर रहने वाले भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक घोषित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब विजयपुर सीट पर भाजपा का प्रतिनिधित्व हो गया है। चुनावों में निष्पक्षता, निर्भीकता और अच्छे लोगों के चयन होना चाहिए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिन लोगों ने जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी एफिडेविट में नहीं दी थी, वो पिटीशन अलग हो गई और उन्होंने पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इलेक्शन जो मुकेश मल्होत्रा का था उसको हमने चुनौती दी थी विजयपुर विधानसभा का, और रामनिवास रावत साहब की ओर से इलेक्शन पिटीशन पेश की गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि इसमें इलेक्शन पिटीशन जो नॉमिनेशन पेपर के साथ में एफिडेविट सबमिट किया था मुकेश मल्होत्रा ने, उसमें क्रिमिनल केसेस की जानकारी नहीं दी थी। और जब इस प्रकार का वो होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जाएगा। तो उसको मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज इलेक्शन पिटीशन को स्वीकार करते हुए और श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है। और रामनिवास रावत जी को निर्वाचित घोषित किया है। कोर्ट के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, आगे जैसा न्यायालय आदेश करेगा वैसा करेगा। विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं है, हमें दलित पसंद ही नहीं है, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। उमरिया के पुराने बस स्टैंड में कांग्रेस ने किसान, मजदूर और आदिवासी अधिकार महासम्मेलन का आयोजन कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। महासम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने किसानों और आदिवासियों के अधिकारों पर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। हालांकि आयोजन के दौरान कई कुर्सियां खाली रहीं और अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई, जिससे व्यवस्थाओं और कार्यक्रम की सफलता पर सवाल उठे। मीडिया से बातचीत में उमंग सिंघार ने कहा कि केवल प्रतीकात्मक पद देने से आदिवासी समाज का भला नहीं होगा, बल्कि वास्तविक सम्मान और समान अवसर देना जरूरी है। देखिए, मैं समझता हूं कि महामहिम आदिवासी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासी को नाम के लिए बिठाना चाहती है, आदिवासियों को सम्मान नहीं देना चाहती। और अगर आदिवासियों को सम्मान देना है तो मैं चाहता हूं सर संचालक आरएसएस का प्रमुख सबसे पहले किसी आदिवासी को बनाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक स्वाभाविक एक शिष्टाचार है। जबलपुर हाईकोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक याचिकाकर्ता कोर्ट रूम नंबर 17 में भ्रूण लेकर पहुंच गया। जी हां, और जज के डेस्क पर भ्रूण रख दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। याचिकाकर्ता दयाशंकर पांडे के मुताबिक 1 मार्च को वह पत्नी के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई। इसके बाद 8 मार्च को पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे का मिसकैरेज हो गया। सोमवार को हाईकोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई तय थी। इसी सिलसिले में वह कोर्ट पहुंचा था। युवक का कहना है कि दस्तावेजों के साथ उसने भ्रूण भी बैग में रखा हुआ था। दयाशंकर पांडे का आरोप है कि उसने 2024 में विधानसभा और लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद से उस पर हमले होने लगे। उसका कहना है कि पिछले कुछ सालों में उस पर और उसके परिवार पर 4 से 5 बार हमले हो चुके हैं।
उसने इन घटनाओं की शिकायत स्थानीय थाना पुलिस से भी की, लेकिन उसके मुताबिक हर बार उससे पुख्ता सबूत लाने को कहा गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो जबलपुर में बैग में तो भ्रूण ले आया और कोर्ट परिसर में पहुंच गया यह व्यक्ति। बाद में फिर पुलिसकर्मियों ने उसे हटाया। गंज बासौदा के नटेरन तहसील के छोटे ग्राम जोहद की प्राची चौहान ने यूपीएससी में 260 रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना साकार किया। गंज बासौदा पहुंचने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्राची चौहान का जोरदार स्वागत किया। स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खुली जीप में प्राची चौहान का जुलूस निकाला। स्वागत के दौरान प्राची ने बताया कि उन्होंने स्कूली शिक्षा गांव से और ग्रेजुएशन गंज बासौदा के शासकीय सुभद्रा शर्मा कन्या महाविद्यालय से की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय भगवान और माता पिता को दिया। इसमें बहुत सी संघर्ष रहे, अप्स एंड डाउन रहे, कभी सफलता रही, कभी सफलता नहीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, लगी रही, मेहनत करती रही, तो आखिरकार सफलता हो गई। श्रेय मैं एक पहले तो भगवान को देना चाहूँगी, अपने बाबा को देना चाहूँगी, इसके अलावा अपनी फैमिली, मम्मी पापा, दादा दादी, मामा बुआ, इन सबको देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब असफलता मिलती थी तब भी ये लोग साथ खड़े रहते थे कि रायगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे सर्वे के बीच ग्रामीणों ने विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग उठाई है। आपको बता दें कि जिले के पुसौर ब्लॉक के कोड़ा तराई में एयरपोर्ट निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए कोड़ा तराई, जकेला, बेलपाली और औरदा गांव की करीब 800 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना से 100 से अधिक मकान और बड़ी संख्या में किसानों की जमीन प्रभावित होगी। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार फिलहाल केवल सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को शासन की भूमि अर्जन नीति के तहत पूरा लाभ दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों की मांगों से भी शासन को अवगत कराया जाएगा। एयरपोर्ट निर्माण कार्य के लिए पटवारी और अराई और साथ में कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार द्वारा चिन्हांकित किया गया है। ज़मीनों को नापा गया, आवास को नापा गया और हर परिवार के परिसंपत्ति, पेड़ पौधों को भी नाप करके एक सूची लिस्ट बनाई गई और इससे हम लोग चिंतित होकर कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देने आए हैं। तो उस आवेदन में हम लोगों का कहना है कि जहां बस्ती है हमारा, तो हमारे गांव में ही अगर एयरपोर्ट बनाना है तो पहले हमारे बस्ती को शिफ्ट करे, जिसमें बिजली, पानी, विद्यालय, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, ये सभी सुविधाएं दें। तो इसमें औरदा का मकान मैंने अधिग्रस्त होने की है और जो तीनों गांव हैं, जकेला, कोड़ातराई और बेलपाली का, इनका सिर्फ ज़मीनें जा रही हैं, अपना मकान जा रही है। तो हम बस महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि अब अपने को ना बने बनाए मकान तो नहीं चाहिए। अपने को जो स्थिति में हम गुजरते हैं, जैसे अपना गाय है, बैल है, बकरी है, तो इस स्थिति में अपने को जगह दे और सही ढंग से मुआवजा दे दें। तहसील पुसौर के ग्रामीण लोग आए थे, जहाँ कोड़ातराई में एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, तो उसमें उनकी मांग थी कि जो मकान, तालाब, सड़क और जो उसमें अर्जन हो रहा है उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। यह ज्ञापन मुझे आज देकर गए। तो 2 प्रदेश खबर विशेष में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।